नमस्कार। आज चर्चा करेंगे चौहान समाज के राजनीतिक लाभ और राजनीतिक हानि का। राजनीतिक लाभ आज तक जो देखने को मिलता है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में जो चौहान समाज रहते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ महाराष्ट्र में भी रहते हैं, लेकिन चौहान समाज पूरे भारतवर्ष में रहता है अलग अलग नामों से। तो इनको आज तक एक राजनीतिक जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला क्यों नहीं, इस पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई ऐसी बात रख रहा हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ वो जितने भी समाज सेवक चौहान समाज के हैं, सांस्कृतिक जो संस्थाएं चला रहे हैं या सामाजिक संस्थाएं चला रहे हैं या राजनीतिक दल चला रहे हैं, उन लोगों को सबको ये बात पता है जो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए, चौहान समाज ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, वोट करता है। फिर भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को टिकट क्यों नहीं देती? सोचने वाली बात ही है। कारण उसका जो भी होगा, अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे उस पहलू पे भी। ऐसा भी माना जाता है कि चौहान समाज के लोग काफी राजनीतिक समझ रखते हैं, उसके बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों, इस पे भी चर्चा करेंगे। चौहान समाज के लोग जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास कुछ पैसा है, वैसे मूलतः चौहान समाज बहुत ज्यादा निम्न स्तर जीवन जीता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ दक्षिण भारत के जो चौहान लोग हैं, अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं, वो थोड़े से पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, खासतौर से अगर इन राज्यों की बात करें, और राजस्थान, यहाँ पर तो इनकी दशा बहुत ही ज्यादा दयनीय है राजनीतिक परिदृश्य में और आर्थिक परिदृश्य में। तो देखिए, चौहान समाज जिनके पास पैसे वाले जो लोग हैं वो राजनीति में नहीं है, जो राजनीति में है उनके पास पैसा नहीं है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो जी जान से लगे हुए पिछले कई सालों से, वो भी कोई लाभ नहीं दिला पाए। उसका मूल कारण ये है, जो मैं समझ पाता हूं, कि चौहान समाज आपस में बहुत बिखरा हुआ है। उसको या तो बिखरने के लिए मजबूर किया गया, कोई रणनीति रही होगी, कोई साजिश रही होगी, ये चौहान समाज समझने को तैयार नहीं है। आज भी भिन्न भिन्न नामों से, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, आगे भी बताता रहूंगा कि कई सारे महतो, नुनिया, लुनिया, लमड़कार और गोले ठाकुर, अगरिया, लबाना, अन्य अन्य ना जाने कितने नामों से ये चौहान समाज को जाना जाता है। लेकिन अब जाकर के कुछ पटल पर, कुछ जगहों पर चौहान समाज अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। उसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। कुछ नाम आपको मिल जाएंगे चौहान समाज से जाकर के आगे। राजनीति में कुछ नाम हैं, उन नामों को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं चौहान समाज के कुछ लोग बहुत मामूली, मतलब गिनती उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे लोगों को राजनीति के लिए कुछ पार्टियों ने आगे बढ़ाया। लेकिन दोबारा उनको टिकट देने में, दोबारा उनको फिर से लड़ाई में उतारने के लिए वो पार्टियां कट जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक दल के लोग, जो बड़े दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आरजेडी या फिर जनता दल यूनाइटेड, खासतौर से मैं यूपी और बिहार की बात कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र में भी यही है, वो लोग इन समाज के लोगों को टिकट देने से कतराते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग इतने बिखरे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं कि ये लोग सिर्फ वोट देते हैं, हक नहीं मांगते। ये एक बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ वोट देते हैं, हक नहीं मांगते। तो जब इनको मांगना ही नहीं है, इनको जब चाहिए ही नहीं, तो लोग टिकट क्यों देंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों देंगे? एक बात और, ये जो समाज है ये बहुत ज्यादा 80% लोग इसके मजदूर हैं पूरे समाज की। और ऐसा एक गणित बताता है, ऐसी एक सर्वे बताता है कि उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी समुदाय की है। फिर इनको इनका हक क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये सभी लोग, खासतौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कम से कम 8-10 राजनीतिक दल बने हुए हैं। हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। हर आदमी की महत्वाकांक्षा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेगा। हर आदमी जिला अध्यक्ष, मतलब इससे नीचे किसी को चाहिए ही नहीं। एक राजनीतिक दल बनता है, एक सामाजिक संस्था बनती है, उसमें थोड़े से मनमुटाव होते हैं। इतने ये समुदाय जो है इतना लड़ाकू है कि आपस में तुरंत दूसरा दल या दूसरा संगठन बना लेता है। देखिए, जब महात्मा गांधी ने नोनिया के लोगों से सहयोग लिया था और जब सत्याग्रह की स्टार्ट जब उन्होंने पश्चिमी चंपारण से किया था, तो सबसे पहले भारत के अंदर बिगुल जो बजाया था
जो फांसियों पे चढ़े थे वो इसी समुदाय के लोग थे। नुनिया थे, लोनिया थे, गोले ठाकुर थे, बहुत ज्यादा इनकी जनसंख्या रही है। लेकिन साजिशन इनके महत्व को घटाने के लिए, चूंकि ये अंग्रेजों के सबसे विरोध रहे थे, इसकी वजह से अंग्रेज जब जाने भी लगे तो जो इतिहासकार रहे, साजिश के तहत इनको इतिहास से इनको मिटाया गया, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो इतना लड़ाई लड़ने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद आज चौहान समाज कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, ये अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें। अगर कमजोरियों पे ये ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरह से ना जाने सैकड़ों साल, 200 साल ये लोग ऐसे ही रहेंगे, इनका कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे चौहान समाज के लोगों, आप लोग एकजुट हों, थोड़ी सी अपनी महत्वाकांक्षा को कम करें, समाज के हित की सोचें। बहुत सारे लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन वो इतने टुकड़े में हैं कि उनका असर पूरे देश में या राज्य में दिखाई ही नहीं देता। वो कोई आंदोलन खड़ा ही नहीं कर पाते। किसी भी समाज में उसको भागीदारी तभी मिली है जब वो समाज एकजुट हुआ है। आपको एक उदाहरण देता हूं, जब हार्दिक पटेल जी ने आंदोलन किया था गुजरात में, पूरे देश के पटेल लोग जो उस कुर्मी समुदाय से जो आते थे, सब लोग जो जहां से थे वहीं से उनको सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ चौहान समाज को अगर देखा गया है कि बलिया में अगर कोई घटना घट जाती है, गोरखपुर में घट जाती है, बनारस में घट जाती है, कहीं भी घट जाती है, तो वो वहां का जो संगठन लड़ रहा होगा वो अकेला लड़ाई लड़ रहा होता है। बाकी सब समाज के लोग पार्टी हित को देखेंगे, दल हित को देखेंगे, संगठन हित को देखेंगे कि मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये समाज एकजुट नहीं हो पाता है। बहुत सारी दिक्कतें दिखाई देती हैं और उसका एक जो मूल कारण जो मैं समझ पाता हूं कि इस चौहान समाज में बहुत सारे लोग राजनीतिक समझ रखते हैं, लेकिन उनकी अति महत्वाकांक्षा होने की वजह से ये समाज एकजुट नहीं हो रहा है। तो जितने भी लोग राजनीतिक दल चला रहे हो या सामाजिक संगठन चला रहे हो, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों को एक मंच पे आज नहीं तो कल आना ही होगा। अगर आप एक मंच पर नहीं आते हैं तो यकीन मानिए, आप चाहे कितने भी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन आपका और मेरा वजूद, मैं भी एक संस्था से मैं जुड़ा हुआ, मुझे भी दिल्ली की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं अगर एकजुट नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरी भी कोई औकात नहीं है। हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के पोस्टर बैनर लगाएंगे और अपने समाज का वोट वहां पे ट्रांसफर करवाएंगे। आप सोच करके देखिए कि ये वाला जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, ये बहुत ज्यादा बीजेपी को बहुत मुश्किल में डालने वाला चुनाव था। उसके बावजूद बीजेपी को ये जानते हुए, बीजेपी जानती थी कि चौहान समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन किसी चौहान समाज को टिकट नहीं दिया। ये सोच करके देखिए कि समाजवादी पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने इक्का दुक्का जो आसान सा किया, वो भी उस सीटों को दिया जो वहां वो जानते थे कि ये चुनाव हार ही जाएंगे। कहीं भी विनिंग सीट उन्होंने चौहान समाज को नहीं दिया। जहां पे मूलतः चौहान समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां पर भी चौहान समाज को टिकट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इतने बिखरे हुए हैं, इतने टूटे हुए हैं। हर आदमी को अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार उनको लाभ चाहिए, समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इनको कोई भी राजनीतिक भागीदारी या देश में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इक्का दुक्का नामों को छोड़ दिया जाए, बिहार के महामहिम राज्यपाल जी हैं या फिर मुख्यमंत्री जी हैं या फिर दारा सिंह चौहान जी हैं, इक्का दुक्का नाम ऐसे लिए जा सकते हैं जो कि राजनीति में हैं। लेकिन मैं ये पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये लोग सिर्फ जाति के आधार पर आगे नहीं बढ़े हैं। इन्होंने मेहनत की होगी तब जाकर के इनको टिकट मिला है। या दारा सिंह चौहान जी को इस समय तो राजनीतिक उथल पुथल के तहत समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया था। अगर सिर्फ जाति देखी जाती तो शायद उनको भी टिकट नहीं मिलता। तो जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं फिर से एक बार नम्र निवेदन यही करूंगा कि हमें एक होना पड़ेगा। एक नहीं होंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और अगली जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, इसी संदर्भ में कोई दूसरी टॉपिक होगा, शिक्षा हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है। इस पे लगा करके मैं वीडियो लगातार बना करके आप लोगों के सामने पेश करता रहूंगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है, वैसे काफी लोग सराहना कर रहे हैं, फोन भी करके मुझे बता रहे हैं वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऐसा ना आप समझें कि मैं आप लोगों को सिर्फ गाली देने के लिए चैनल बनाया हूँ, ऐसा मेरी मंशा नहीं है। बस मुझे जो लगता है, मैं मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और हम सभी लोगों को मिल करके एक मंच पे आना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बात गलत लगती है ना तो कमेंट करके बताइए, मुझे डायरेक्ट फोन करके बताइए कि ये बात आपकी गलत थी। मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार।